जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारे YouTube चैनल पे लॉ इज लाइफ पे सिविल प्रोसीजर कोड का सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में मैं आपको सिविल प्रोसीजर कोड के हर एक सेक्शन को पढ़ाने का वादा किया हूं और मैं पढ़ाऊंगा और ये गारंटी भी दिया हूं कि आपको आपका सिविल प्रोसीजर कोड सबसे हल्का लॉ पेपर लगेगा, सबसे इजी लॉ पेपर लगेगा अदर लॉ पेपर के कंपैरिजन में। मैं आज के सेशन को शुरू करूं उसके पहले आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को पता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो देखो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा दो ताकि जब भी आपके चैनल पे लॉ इज लाइफ पे वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और आप हमारे टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, आपको जुड़ने से बहुत फायदा होगा। अगर आप एक लॉ एस्पायरेंट हो तो वहां पे मैं आपको बहुत सारे एमसीक्यूज का पीडीएफ हर एक लॉ सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट होता है वो मैं आपको वहां भेजता हूं और आपको बहुत सारे बातों का नोटिफिकेशन भी मिल जाता है। तो अगर आप लॉ एस्पायरेंट हो तो आप जरूर ऐड हो जाओ टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप से, और इंस्टाग्राम टेलीग्राम दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक महत्वपूर्ण सूचना कि अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी पे जाओ, वहां मैं डेली आता हूं संडे को छोड़ के सप्ताह के 6 दिन मैं लाइव क्लास लेता हूं 7-8 बजे से। और वहां पे भी हम लोगों का चल रहा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चल रहा है, सीआरपीसी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने काफी हद तक कवर भी कर लिया है। अगर आप मिस किए हो लाइव सेशन को तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लो और हमारा अनलॉक कोड रेफरल कोड यूज करो। याद कर लो, जो रेफरल कोड है अनलॉक कोड है वो है लॉ इज लाइफ। आप वहां पे भी मुझे फॉलो करो और अपना सीआरपीसी का भी कॉन्सेप्ट को और बेहतर बना लो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो जैसा कि अभी हम लोग बोर्ड में देख रहे हैं कि जो टॉपिक चल रहा था हम लोगों का वो था इंटरप्रिटेशन क्लॉज। हम लोगों ने सेक्शन 1 कवर कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर दो। आपका हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको मैं तुरंत दूंगा रिप्लाई, और आपका हर एक डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो सेक्शन 1 क्लियर है हम लोगों का और सेक्शन 2 चल रहा था। इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिग्री को अच्छे से समझा है। डिग्री मीन्स टू से कि डिग्री से हम क्या क्या समझते हैं। तो डिग्री का मीनिंग, डेफिनेशन, काइंड्स, है ना, ये सभी बातें हम लोगों ने समझी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट कि किस बहुत सारा बात था, आप देखो जाके प्रीवियस वीडियोस में किस डिग्री किस ऑर्डर से अपील होगा, डिग्री और ऑर्डर के बीच में क्या अंतर है, डिग्री और ऑर्डर के बीच में क्या सिमिलरिटीज है, ये सभी बातें हम लोगों ने डिग्री के रिगार्डिंग से, बहुत लंबा था लेकिन हर एक पॉइंट था डिग्री से जुड़ा हुआ केस लॉस था। मिस मत करो, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिग्री हो गया था, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। लेक्चर को जो आप देख रहे होगे तो अपने पास नोटबुक रख लेना और कंसर्निंग सब्जेक्ट का टेक्स्ट बुक या बेरक रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो कुछ भी नहीं छूटना है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज इंपॉर्टेंट होता है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा जब हम लोग पूरा सिविल प्रोसीजर कोड को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, तब, है ना। तो चलो सबसे पहला 2 पढ़े थे, सब सेक्शन 1 नहीं पढ़े थे, 2 का 1 नहीं पढ़े थे, है भी कुछ नहीं। इसमें बताया गया है कोड क्या होता है। अगर आपके पास है तो देखो, कोड का मतलब यहां कह रहा है इंक्लूड्स रूल। क्या कह रहा है? इंक्लूड्स रूल, मतलब कोड के अंतर्गत रूल्स भी आएंगे, ये कहना चाह रहा है। ये हो गया 2 का 1। ये सब इंपॉर्टेंट है नहीं। डिग्री हम लोग समझ गए। उसके बाद देखो डिग्री होल्डर है। डिग्री होल्डर अनअकैडमी में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला सर बेयर एक्ट के थ्रू हमें पढ़ाएं, आप हमें बुक के थ्रू पढ़ाएं, हमें और अच्छा होगा और बेनिफिट होगा। तो इस कारण से हम बुक के थ्रू एक प्रयास है। कैसा लगता है बुक के थ्रू पढ़ना आप लोगों को कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो जो तीसरा नंबर क्लाउज सब सेक्शन है वो क्या कह रहा है? डिग्री होल्डर। डिग्री होल्डर जनरली आप जानते ही हो कि जिसके फेवर में डिग्री पास हो वो डिग्री होल्डर होता है। अब देखो सवाल कितना इंपॉर्टेंट है। 2 का 3 कह दिया कि जिसके फेवर में पास होगा वही डिग्री होल्डर होगा। अब ये नहीं कहा कि वो पार्टी ही होना चाहिए टू दी सूट। बात समझ में आई? ऐसा भी हो सकता है कि डिग्री उसके फेवर में पास हो जाए जो पार्टी ही नहीं है सूट में। ऐसा हो सकता है क्या? अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा
कि क्या उस पर्सन के फेवर में डिग्री पास हो सकता है, क्या उस व्यक्ति को हम डिग्री होल्डर कह सकते हैं, क्या वो डिग्री होल्डर हो सकता है जो पार्टी ही नहीं था सूट में, जो सूट में पार्टी ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल समझिए, बातों को तोड़ तोड़ के समझाएंगे। ए प्लेंटिफ है और बी डिफेंडेंट है। सूट तो इन दोनों के बीच में है। ऐसा हो सकता है क्या कि सी के फेवर में डिग्री पास हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? आप जब डेफिनेशन को देखोगे, बेरक को खोलोगे, तो क्या कह रहा है देखो, कहता है एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिग्री हैज बीन पास्ड और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड। बस इतना ही कहा ना, इन हुज फेवर डिग्री हैज बीन पास्ड और ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड। तो यहां तो ये नहीं कहा कि वो पार्टी ही होना चाहिए सूट में, जिस सूट में डिग्री पास हुआ है। तो याद रखिए, कोई जरूरी नहीं है कि डिग्री होल्डर पार्टी हो टू दी सूट। ऐसा भी हो सकता है जो पार्टी नहीं है उसके फेवर में डिग्री पास हो सकता है। बस इंपॉर्टेंट क्या है कि उस डिग्री में इसका उस जिस सूट में डिग्री पास हुआ है, कहीं ना कहीं उस सूट के रिगार्डिंग ये भी बेनिफिशियरी होना चाहिए, बेनिफिशियरी होना चाहिए। जैसे आप ये समझ लो, मान लो कि बात हो क्या रहा है कि इस लैंड को लेके बात हो रहा है। देखो, लंबा भले लेक्चर हो जाए, लेकिन बात को समझाना ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बात को तोड़ तोड़ के। तो मान लो इस लैंड को लेके ए और बी के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया, डिस्प्यूट अराइज हो गया। अब देखो, यहां डिस्प्यूट क्या है कि ए कहता है इस लैंड में मेरा आधा हिस्सा है ना, और बी कहता है कि तुम्हारा जो है सिर्फ 1/3 हिस्सा ही है। डिस्प्यूट क्या है? शेयर को लेके है लैंड में। प्लेंटिफ ए का कहना है कि उसका 1/2 हिस्सा है, ठीक है, और डिफेंडेंट जो बी है उसका कहना है 1/3 हिस्सा तुम्हारा है। समझ में आई बात? तो अब सवाल उठता है कि 1/3 इसका है, तो 1/3 अब ये कहता है 1/3 मेरा है और 1/3 जो है सी पार्टी का है। लेकिन इसको पार्टी नहीं बनाया गया है सूट में, इसको पार्टी नहीं बनाया गया। इन दोनों के बीच जो सूट इंस्टीट्यूट हुआ उसमें सी को पार्टी नहीं बनाया गया है। और देखो, डिग्री भी पास हो गया, और जब डिग्री पास हुआ तो इसके फेवर में आया 1/3 शेयर। दैट मींस कि ये जो डिग्री पास हुआ है, जो डिसाइड हुआ है इश्यूज, उसमें प्लेंटिफ को 1/3 शेयर मिला है। तो इसके अगेंस्ट डिग्री गया, तो ये जो हो गया जजमेंट लेटर। और यहां पे देखो, इसके फेवर में जो डिग्री पास हुआ, तो ये अपना 1/3 मांग रहा था, तो 1/3 है डिस्प्यूट जो रिजॉल्व हुआ है। लेकिन यहां पे देखो, सी तो कोई पार्टी नहीं था ए और बी के सूट में, लेकिन इसको भी 1/3 हिस्सा दे दिया गया। इसको ही माना गया इसका 1/3 हिस्सा था। ये कोर्ट खुद नहीं गया, सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया। जो भी डिग्री पास हुआ है इसमें 1/3 हिस्सा इसको भी दे दिया है, क्योंकि अगर इसको 1/2 होता, इसका 1/2 इसको मिलता, तो इसको भी लॉस होता, इसके फेवर में माना जाता डिग्री पास नहीं हुआ। लेकिन इसको 1/3 देके डिग्री इसके फेवर में पास हो गया है, तो इसलिए देखो यहां पे ये भी डिग्री होल्डर हो जाएगा। तो जिसके फेवर में डिग्री पास हो वो डिग्री होल्डर, कोई जरूरी नहीं है कि वो पार्टी ही हो टू दी सूट। ये था कंसेप्ट, दिख नहीं रहा था लेकिन आपको समझाना बहुत जरूरी था। उसके बाद देखो, जो इंपॉर्टेंट होगा वो आपको समझाते चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसे आप छोड़ देना। जैसे 4 में देखो आप क्या कहता है, डिस्ट्रिक्ट। तो यहां डिस्ट्रिक्ट का मतलब बस इतना याद रखो, मींस द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसको कहेंगे? तो कहता है प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस को हम कहेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। लेकिन अब यहां कहता है उसके बाद और इंक्लूड्स लोकल लिमिट्स ऑफ द ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट का भी किसी पॉइंट पे, किसी मैटर पे ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन हो रहा है, तो हम हाई कोर्ट को भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड। समझ में आई बात? पहला कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो कोर्ट हुआ जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत, या जिसका किसी मैटर पे लोकल जुरिस्डिक्शन आ रहा है, और वो कोर्ट होना चाहिए प्रिंसिपल सिविल कोर्ट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी मैटर पे हाई कोर्ट का ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन आए, तो फॉर द पर्पस ऑफ सच मैटर हाई कोर्ट को भी हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड। समझ में आई बात? उसके बाद देखो,
पांचवा सबसेक्शन 5 में है फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट का मतलब देखोगे, समझोगे, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। कोर्ट सिचुएट आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टैब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सीधा कह दिया कि फॉरेन कोर्ट उस कोर्ट को कहेंगे जो भारत के बाहर एस्टैब्लिश्ड है या कंटिन्यू है, लेकिन वो एस्टैब्लिश्ड या कंटिन्यूड नहीं है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आई बात? अगर मान लीजिए किसी कोर्ट को एस्टैब्लिश्ड किया गया है आउटसाइड इंडिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो फॉरेन कोर्ट नहीं माना जाएगा। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि जब हम लोग पढ़े थे सेक्शन 10 अनअकैडमी पे, तो आपको हम बताए थे कि सेक्शन 10 एप्लीकेबल नहीं होता है फॉरेन जजमेंट पे। तो यहां याद रखिएगा, ये कंसेप्ट आपको यूज होगा वहां पे भी। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन कोर्ट, आपको वहां उसको डील करना है सेक्शन 10 में। उसके बाद फॉरेन कोर्ट के बाद देखिए फॉरेन जजमेंट है। फॉरेन जजमेंट क्या हो गया? फॉरेन कोर्ट का जजमेंट को हम फॉरेन जजमेंट कहते हैं, हम सिंपल है। 7 देखो, कुछ भी डाउट हो, समझ नहीं आ रहा हो, कुछ भी पूछना, जल्दी कमेंट कर देना। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए तो और सोने पे सुहागा है ये सीरीज सीपीसी का। और अगर नहीं भी हो तो जरूर देखोगे तो ये समझ में आएगा कि आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज और ज्यादा इंक्रीज होगा। उसके बाद देखो 7वां गवर्नमेंट प्लीडर। तो गवर्नमेंट प्लीडर कह रहा है एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी ऑफिसर को अपॉइंट किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, किस बात के लिए? तो कहता है टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शंस एक्सप्रेसली इंपोज्ड बाय दिस कोड ऑन द गवर्नमेंट प्लीडर। गवर्नमेंट प्लीडर का जो भी फंक्शन बताया गया इस कोड में, उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने जिस ऑफिसर को अपॉइंट किया है उस ऑफिसर को हम कहेंगे गवर्नमेंट प्लीडर। या वो भी प्लीडर गवर्नमेंट प्लीडर माना जाएगा अंडर हुज डायरेक्शन, दैट मींस कि जिसके डायरेक्शन में, दैट मींस यहां पे जिसके डायरेक्शन कहने का तात्पर्य यह है कि स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अंतर्गत अगर कोई प्लीडर काम करेगा तो वो भी गवर्नमेंट प्लीडर माना जाएगा। उसके बाद आते हैं 7A। देखो जब सीरीज चला है सिविल प्रोसीजर कोड का, समय दीजिएगा, थोड़ा समय लगेगा, लेंदी हो सकता है वीडियो, लेकिन थोड़ा समय देने से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो जीवन भर के लिए क्लियर रहेगा। नोटबुक रख के अगर देख रहे हो लेक्चर को, पॉइंट लिखते हो, जो हम बोल रहे हैं उसको आप लिखते हो, तो फिर आपका खुद का पर्सनल नोट होगा और आपको सिविल प्रोसीजर कोड को देखने का नजरिया बदल जाएगा। 7A में हाई कोर्ट है। तो यहां तो कह रहा है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड को लेके हाई कोर्ट का मतलब ये जो यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार आइलैंड, ये जो यूनियन टेरिटरी है, इस यूनियन टेरिटरी के लिए जो हाई कोर्ट होगा वो हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा ही होगा। मतलब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड किस हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आता है? तो आपको कहना है कैलकाटा हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आता है। उसके बाद 7B कह रहा है इंडिया, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 7B इंडिया है। यहां कह रहा है एक्सेप्ट इन सेक्शन 1, 29, 43, 44, 44A, 78, 79, 82, 83, 87A, इन सेक्शंस को छोड़ के अन्य सेक्शंस के लिए सिविल प्रोसीजर कोड का ये जो सेक्शंस आप देख रहे हो अपने बेयर एक्ट में, तो इन सेक्शंस को छोड़ के अन्य सेक्शंस के लिए सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत जो सेक्शन का बात हो रहा है उसके लिए जो टेरिटरी ऑफ इंडिया होगा जम्मू कश्मीर को छोड़ के, मतलब ये सेक्शंस के लिए ये जो सेक्शन है 29, 43, 44, 44 है, इसके इन सेक्शंस के लिए इंडिया का मतलब जम्मू कश्मीर भी है ना। उसके बाद 8 इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आपको बता दे, जज को बताया प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिविल कोर्ट, दैट इज जज। उसका जजमेंट स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर, जो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा जज के द्वारा डिक्री या ऑर्डर के ग्राउंड्स पे, वो होगा आपको जजमेंट। तो याद रखना जजमेंट का एसेंशियल्स क्या होता है? देयर मस्ट बी अ जजमेंट, देयर मस्ट बी अ स्टेटमेंट मस्ट बी गिवन बाय द जज एंड सच स्टेटमेंट मस्ट बी डिपेंड अपॉन ग्राउंड व्हिच वेयर मेंशन्ड अंडर द डिक्री एंड द ऑर्डर। मतलब जिस
डिक्री ऑर्डर के ग्राउंड्स पे कोई स्टेटमेंट जज के द्वारा दिया जाए, वो जजमेंट, वो स्टेटमेंट क्या होता है? जजमेंट होता है। समझ में आई बात? तो ये हो गया 9। उसके बाद 10 बहुत इजी है, जजमेंट डेटर, जिसके अगेंस्ट डिक्री पास हो, जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास हो, ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड, तो वो जजमेंट डेटर होता है, जस्ट अपोजिट टू दी डिग्री होल्डर। तो ऐसा भी हो सकता है कि जजमेंट डेटर पार्टी नहीं हो टू दी सूट, ऐसा भी हो सकता है, याद रखिएगा इस बात को। उसके बाद 11 को देखो, 11 कह रहा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब, तो जो व्यक्ति रिप्रेजेंट करता है इन लॉ मरे हुए पर्सन का संपत्ति को, जो व्यक्ति अकॉर्डिंग टू लॉ मरे हुए पर्सन के संपत्ति को रिप्रेजेंट करे, वो पार्टिकुलर पर्सन उस व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। तो यहां समझ लीजिए, मैं मेरे दादा के मरने के बाद मेरे दादा के संपत्ति को अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूं एज पर लॉ, तो मैं अपने दादा का लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूं। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग भी है, मेसने प्रॉफिट। मेसने प्रॉफिट क्या होता है? चलिए समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय मेसने प्रॉफिट? इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। 2 का 12 में है मेसने, माफ कीजिए, मेसने प्रॉफिट क्या होता है, इसका मतलब समझिए। देखो क्या कह रहा है, प्रॉफिट मीन्स, मेसने प्रॉफिट मीन्स those profits which the person in wrongful possession, मतलब those profit which the person in wrongful possession of such property actually received or might with the ordinary diligence have received therefrom, together with interest on such profit, but shall not include profit due to improvements made by the person in wrongful possession। देखो इसको हम समझा देते हैं। ए है, ये लैंड है, ये लैंड है, और ये लैंड का जो ओनर है, इस लैंड का ओनर है बी। कौन है भैया? इस लैंड का ओनर बी है। ये बाय फोर्स क्या किया? बी से लैंड ले लिया। ए बाय फोर्स बलपूर्वक बी से ये लैंड अपने पोजीशन में ले लिया। अब ये लैंड किसके पोजीशन में है? तो अब ये लैंड आ गया ए के पोजीशन में। क्लियर है यहां तक? अब देखो, अब यहां पे ए का जो पोजीशन है, पहला ये समझ लो, मेसने प्रॉफिट के लिए पोजीशन रॉन्गफुल होना चाहिए। रॉन्गफुल है, वाजिब है, रॉन्गफुल है, इसका कोई हक नहीं था कि कानूनी रूप से तो नहीं लिया पोजीशन बी से, ये बाय फोर्स बलपूर्वक लिया है, उसका पोजीशन रॉन्गफुल है। अब ये रॉन्गफुल पोजीशन में होते हुए जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा इस प्रॉपर्टी से, इस लैंड से, मानो खेती कर लिया, फार्मिंग कर दिया, कुछ भी इंडस्ट्री खड़ा कर दिया, तो इस लैंड से कुछ भी अब ए अर्जित करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा, ये प्रॉफिट ए का क्या माना जाएगा? मेसने प्रॉफिट माना जाएगा। समझ आई बात? अब देखो यहां पे लेकिन एक बात समझ लेना, यहां कह रहा है कि अगर एक तो कि जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा इस लैंड से, तो वो प्रॉफिट मेसने होगा, और साथ ही साथ जो इंटरेस्ट होगा उस प्रॉफिट का इंटरेस्ट भी क्या होगा? मेसने प्रॉफिट माना जाएगा। लेकिन 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 यहां अपवाद है। अपवाद क्या है कि मान लो कुछ इंप्रूवमेंट किया इस जमीन पे, एक कुछ इंप्रूवमेंट किया, कुछ भी इंप्रूवमेंट कर सकता है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं, इंप्रूवमेंट का एग्जांपल आपको समझाते हैं। मान लेते हैं कि इस लैंड को ए ने क्या किया, यहां तक जो है इस पार्ट को, इस पार्ट में अपना अपार्टमेंट खड़ा कर दिया। क्या किया? अपना एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट खड़ा कर दिया, है ना। अब उस अपार्टमेंट से कुछ प्रॉफिट कमाया, अपने इस आधे जमीन पे अपार्टमेंट खड़ा किया और इंप्रूवमेंट किया लैंड में, और उस इंप्रूवमेंट से कुछ प्रॉफिट अर्जित किया, अर्न किया। तो वो जो इंप्रूवमेंट के कारण जो प्रॉफिट आया है वो मेसने प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। समझ में? लेकिन इस लैंड के यूज से, इस लैंड का इस्तेमाल करके अगर कोई प्रॉफिट करेगा वो, तो वो एक का मेसने प्रॉफिट। लेकिन उस
लैंड पे कुछ इंप्रूवमेंट करके प्रॉफिट अर्न करेगा तो वो ए का मेस में प्रॉफिट नहीं होगा। याद रखिए सब बातों को। उसके बाद है 13 मूवेबल प्रॉपर्टी, ग्रोइंग क्रॉप्स कह रहा है यहां पे। ग्रोइंग क्रॉप्स भी देखो इंक्लूड्स शब्द यूज हुआ। इंक्लूड्स मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रोइंग क्रॉप्स ही होगा, ग्रोइंग क्रॉप्स के अलावा जो मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो अच्छा हम एक सवाल पूछते हैं, आपसे जवाब दीजिए। मूवेबल प्रॉपर्टी को कहां डिफाइन किया गया है? टीपी एक्ट में इमूवेबल को डिफाइन किया गया है और यह कह दिया है कि जो इमूवेबल नहीं है वो मूवेबल है, और वहां पे 3 अपवाद दे दिया इमूवेबल का, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास। मतलब इसको छोड़ के साथ जो भी प्रॉपर्टी है 3 में टीपी एक्ट का सेक्शन 3 में वो इमूवेबल है, इसको छोड़ के। तो ये मूवेबल हो गया, जो इमूवेबल नहीं है वो मूवेबल है। लेकिन और कहां किस एक्ट में मूवेबल को डिफाइन किया गया है आपको बताना है कमेंट करके। अगर आपको पता है तो जरूर करो, आपका नॉलेज भी चेक हो जाएगा और आपका रिवीजन भी होगा। उसके बाद ऑर्डर है। आपको तो ऑर्डर के बारे में अच्छे से डिटेल बताएं कि डिक्री और ऑर्डर के बीच में क्या अंतर है, क्या सिमिलरिटी है, वो तो आपको देखोगे प्रीवियस वीडियो तो समझ में आ जाएगा। यहां पे बस इतना कह रहा है कि फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट के डिसीजन का जो फॉर्मल एक्सप्रेशन होगा वही ऑर्डर होगा। अब इसके बारे में आप प्रीवियस वीडियो देख लेना, टाइम वेस्ट करके फायदा है नहीं। डिग्री ऑर्डर का प्रीवियस वीडियो देखना, उसमें हम डिटेल में समझा दिए कि ऑर्डर क्या होता है। उसके बाद प्लीडर का अगर सिंपल में बात करें, वन हु प्लीड्स फॉर अनदर, जो दूसरे के लिए प्लीड करे वो प्लीडर है ना, जो दूसरे के लिए प्लीड करे वो प्लीडर, याद रखना। उसके बाद प्रिस्क्राइब, जो प्रिस्क्राइब है बाय रूल्स अंडर सीपीसी वो दैट इज प्रिस्क्राइब, इंपॉर्टेंट है नहीं। पब्लिक ऑफिसर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि जितना भी जज है पब्लिक ऑफिसर माने गए हैं। आर्म फोर्स की जो मेंबर्स है, ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मेंबर हैं वो पब्लिक ऑफिसर है। आपने इंडियन पैनल कोड में देखा होगा सेक्शन 21, वहां भी पब्लिक सर्वेंट को यूज किया गया है टर्म। तो पब्लिक सर्वेंट को जो डिफाइन किया गया आईपीसी में, ठीक उसी का कॉपी कर दिया यहां पे कि जितने भी जज होंगे ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स होंगे, जो कमीशन और गैजेटेड ऑफिसर है मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स के, तो वो भी पब्लिक ऑफिसर माने जाएंगे। कोर्ट ऑफ जस्टिस के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो पब्लिक ऑफिसर माने जाएंगे। जो भी गवर्नमेंट के पे है, जिस गवर्नमेंट जिसको उसके काम के लिए पे कर रही है वो पब्लिक ऑफिसर है। तो आप देख लेना ये पब्लिक ऑफिसर के अंतर्गत कौन कौन आ रहे हैं, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर हम हैं ही। उसके बाद आते हैं 17 के बाद 18 रूल्स। रूल्स का मतलब कह रहा है रूल्स एंड फॉर्म्स कंटेन इन फर्स्ट शेड्यूल। तो रूल्स का मतलब क्या, जो फर्स्ट शेड्यूल में जितना भी रूल्स है, ऑर्डर के अंतर्गत जितना भी रूल्स है वही रूल्स, और जो सेक्शन 122 और 125 के अकॉर्डिंग बनेगा वो रूल्स माना गया है। ये कह रहा है 2 का 18 इंपॉर्टेंट है नहीं, 19 भी इंपॉर्टेंट है नहीं। शेयरिंग कॉर्पोरेशन इंपॉर्टेंट है नहीं, क्या होता है शेयरिंग कॉर्पोरेशन यहां दे दिया, लेकिन इंक्लूड स्टॉक डिवेंचर्स याद रखना है, प्रीलिम्स के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट हो जाए। तो बस उसको याद रखना कि शेयरिंग कॉर्पोरेशन में क्या क्या आएंगे, बस इतना ही काफी है। उसके बाद साइन, तो साइन का मतलब क्या, इन केस ऑफ जजमेंट और डिग्री इंक्लूड स्टाम्प। साइन का मतलब स्टाम्प भी है ना, साइन का मतलब स्टाम्प भी। ये सब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कभी जिंदगी में नहीं होगा। तो ये था आपका इंटरप्रिटेशन क्लॉज कंप्लीट, पूरा डिटेल हर एक चीज बता दिए, कुछ छोड़े नहीं। इंटरप्रिटेशन क्लॉज में कुछ भी नहीं छोड़े। 1 2 सेक्शन आपका क्लियर है। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करो। और इंपॉर्टेंटली कि अगर आपने अनअकैडमी पे मुझे ज्वाइन नहीं किया है, लाइव क्लास अटेंड करो। सप्ताह का 6 दिन होता है लाइव क्लास। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। लाइव क्लास अभी मंडे को होगा, संडे को छोड़ के मंडे को होगा, और मंडे को जो होगा उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आपको स्पेशल क्लास करके लिंक अवेलेबल होगा डिस्क्रिप्शन में, आप देखना, क्लिक करना, ज्वाइन करना, इनरोल कर लेना खुद को, कोई पैसा नहीं लगेगा। अब अनलॉक कोड यूज कर लेना। अनलॉक कोड जो होता है वो है लॉ इज लाइफ ही है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप मिस कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आपने मिस कर दिया अगर, तो फिर आप उस लाइव सेशन को तो दोबारा देख नहीं पाओगे जब तक सब्सक्रिप्शन नहीं लोगे। तो सब्सक्रिप्शन ले लो,
आपको बहुत बेनिफिट होगा। अनअकैडमी फॉलो करो, लाइफ टाइम एक्सेस है आपको। इंडिया का जितना भी टॉप मोस्ट एजुकेटर है जो जुडिशरी का तैयारी करवा रहा है, सब वहां अवेलेबल है। आपको आपका हर एक डाउट क्लियर होगा, आपके प्रिपरेशन में चार चांद लग जाएगी। तो देर ना करें, फॉलो करें जल्दी हमें। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।